जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम जहांजेब। आज हम फिर जहांगीर की एक नई एपिसोड में पाकिस्तान के माया नाज वीज़ा एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट जनाब अली असद साहब के साथ बैठे हैं। आज हम अली असद साहब से डिस्कशन करेंगे कि आजकल बहुत से शॉर्ट टूर्स या विजिट टूर्स अरेंज हो रहे हैं जिसमें ग्रुप को लेके जाया जाता है पाकिस्तान से बाहर सैर व सियाहत के लिए। कुछ लोग उस पर चूरन बेचते हैं कि जनाब आप पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, इससे आपको अच्छे यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन या अच्छी ममालिक के आपको ना बाद में वीज़े मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अली भाई वेलकम, आप आज थैंक फिर यू। आए, आपका बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम जी। आपके व्यूअर्स का अगर फ़ायदा होता है तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा अली भाई मुझे ये बताएं कि ये जो लोग चूरन बेच रहे हैं कि जी आप अपने ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं या 5-6 मुल्कों के इकट्ठे टूर कर ले, दो 3-3 दिन एक मुल्क फिर के आए, इसकी हकीकत क्या है? क्या इससे कोई ट्रैवल हिस्ट्री बनती है या किसी अच्छी कंट्री के वीज़े में इसका कोई फ़ायदा भी होता है कि नहीं? सर, अगर मेरिट पे बात करें तो ट्रैवल हिस्ट्री से आपको बेनिफिट होता है, लेकिन जिस तरीके से इनको करवाई जाती है ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने खुद अभी फरमाया कि जी 2 दिन या 3 दिन मलेशिया रहे, 2 दिन थाईलैंड, 1 दिन कंबोडिया या 2 दिन कंबोडिया। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उस वक्त आप ये सारी डिटेल लिखते हैं कि आपने विजिट किया, किन किन डेट्स को, आपका कंट्री के अंदर इन क्या था, आउट क्या था। अब आप खुद बताएं, जो वीज़ा ऑफिसर है वो क्या ये देख के क्या इंप्रेशन जाएगा? अगर आप इवन, मैं इसको मिसाल आपको समझाता हूँ, मरी भी अगर आप लाहौर से जाएं तो 4-5 दिन ज़रूर रहते हैं। तो ये तो पहला चीज़ है। दूसरा जो है, आप ये देखें कि आप अगर जाते हैं किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ में, स्पेशली अगर गिलगित कह लें जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान है, हुंजा वैली या वगैरह, तो आप देखें आप 7 से 8 दिन कम अज़ कम रह के आते हैं। उसकी बजाय अगर आप जाते हैं जी 3 दिन मलेशिया, 2 दिन कंबोडिया, 3 दिन थाईलैंड, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे तो आप मुझे बताएंगे, आप वहाँ पे लिखेंगे जी मैं इस डेट को इस कंट्री के अंदर इन हुआ, इस डेट को आउट हुआ। तो अब आप खुद समझदार हैं। दूसरा, ये जितने कंट्रीज़ हैं ये सारे वो हैं, आप पैसे दें और आपका वीज़ा कंफर्म है, किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, कोई एवेल्युएशन नहीं होती। तो इन कंट्रीज़ का क्या इम्पैक्ट आएगा? हाँ, आपने अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो नंबर 1, आप किसी एक कंट्री में जाएं, 7 से 10 दिन वहाँ रहें, जो एक प्रॉपर तरीका है, उसके बाद आप वापस आ जाएं। बिलीव मी, ये नंबर ऑफ द कंट्रीज से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप एक जेन्युइन टूरिस्ट नजर आए ना यार। ये कौन सा टूरिज्म है कि आप 2-2 दिन 3-3 दिन एक मुल्क में रहते हैं? आप मुझे खुद बताएं, आप हाथ लगाने जा रहे हैं, क्या डिस्कवर करेंगे आप? तो ये इन चीज़ों से बचें प्लीज़। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं करती कि जी इतने पैसों में 5 कंट्रीज, एक कंट्री कर लें, फ़ायदेमंद रहेगा। कोशिश ये करें मोरक्को, साउथ अफ्रीका या टर्की करें, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको वीज़ा मिलता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद। तो इसकी जो हिस्ट्री होगी उसका एक अच्छा आपका इम्पैक्ट आता है। अच्छा अली भाई मुझे ये बताएं, ये ई वीज़ा होता है, एक स्टिकर वाला वीज़ा होता है, जी जी इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में और आपको कौन सा वीज़ा प्रेफर करना चाहिए इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए? सर, ये देखें, वीज़ा जो है ना वो वीज़ा है। जैसे वो किसी एक पॉलिटिशियन ने कभी कहा था डिग्री डिग्री होती है, तो वीज़ा वीज़ा होता है सर। अब जैसे दुबई है, वो देता ही पेपर वीज़ा है। तो अब क्या करेंगे? असल वर्थ होती है जो स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगी हुई है। ठीक है, आपके पास वो पेपर वीज़ा है लेकिन स्टैंप तो आपके पासपोर्ट पे लग रही है, तो आप वो शो कर सकते हैं ट्रैवल हिस्ट्री में कि जी ये देखें, इस डेट को चेक इन है, इस डेट को चेक आउट है। इसी तरह स्टिकर वीज़ा है। यहाँ पे सर मसला, मज़ेदार बात यह है कि स्टिकर वीज़ा क्या है कि ना आपसे 5-7 हज़ार ज़्यादा ले लेते हैं। ज़ीरो दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों एक ट्रैवल आपको इजाज़त देते हैं कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ़र्क तो दोनों में कोई नहीं है, आप ई लें या स्टिक कर लें। अली भाई अच्छी हिस्ट्री के लिए आप भी कोई ग्रुप टूर लेके जाते हैं कि नहीं? अच्छा सर, ग्रुप टूर हम लोग ट्रैवल हिस्ट्री के लिए तो कोई नहीं लेके जा रहे, लेकिन प्रॉपर ग्रुप टूर हम कनाडा के लिए लेके जा रहे हैं। और ये बहुत ही सर, आपको मतलब ये मैं प्राइस बताता हूँ, 7,75,000, जिसमें रिटर्न टिकट आपकी शामिल है, 3 स्टार होटल शामिल है, ब्रेकफास्ट शामिल है आपका। इसके अलावा 2 आपके, एक सिटी टूर शामिल है, एक नियाग्रा फॉल टूर शामिल है, प्लस आपको जो है इसमें सिटी में जो शॉपिंग एरियाज़ हैं वो शामिल है, रेस्ट डे शामिल है। तो ये 7 डेज़ का टोटल टूर होगा। और इसमें जो एडवांस है वो आपने 70,000 पे करना है। वीज़ा फीस और आपकी जो फूड है वो क्लाइंट के ज़िम्मे है। अच्छा अली भाई, पहले ज़माने में ना जो गांव में बुजुर्ग होते थे उनको उम्रे के पैसे लेके ये चुबुर्जी में जहाज में बैठा देते थे। 7 लाख तो मेरे ख्याल से टिकट का खर्चा कनाडा का, ये आप कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ें? अच्छा, कहीं उसी जहाज में तो नहीं आप सफ़र करवाने लगे लोगों को? नहीं सर, उस जहाज़ में नहीं करवाने लगे। उसमें 2 चीज़ें हैं। हम लोगों ने जो टूर प्लान किया ये जनवरी में किया है। जनवरी में वैसे ही टिकट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो मैं इस वक्त जो हमें ग्रुप टूर कॉस्ट जो टिकट पड़ी है वो तकरीबन कोई 4.5 लाख से 4.5 के दरमियान आ रही है। ये टिकट प्राइस है। तो 4.5 से 4.5 वो है। फिर जैसे हमने कहा कि हम इस वक्त इमिग्रेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंसी में तो एक रिप्यूट हमारी बहुत अच्छी है, तो हम इस सेक्टर में इन हो रहे हैं।
इस वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें कोई ऐसा सीन नहीं है चबुर्जी वाला, पक्का जहाज होएगा सर। अच्छा अच्छा, दूसरा मुझे बताएं इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं और इसका डेडलाइन क्या है, कब तक अप्लाई करना है, और आपका जो क्लाइंट है उससे अपना क्या बजट होना चाहिए, कुछ थोड़ी इसकी डिटेल। सर 15 सितंबर जो है वो डेडलाइन है इसमें बुकिंग के लिए। और डॉक्यूमेंट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट चाहिए सर, नंबर 1 आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें अराउंड 2 मिलियन, आजकल 10,000 कैनेडियन डॉलर की बात हो रही है, तो 2 मिलियन आपके पास पड़ा हो पिछले 4 माह से उस अकाउंट में। आपका सोर्स ऑफ इनकम बड़ा क्लियर हो, यानी आप पैसा कैसे कमाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका FRC, शादीशुदा है तो MRC, आपकी कोई फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसकी डिटेल, ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। अली भाई मुझे ये बताएं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कोई आप टूर लेके जा रहे हैं? जी अभी सर हमने अनाउंस किया है जिसमें हम लोग टर्की को रोमेनिया के साथ 3 डेज़ आपका टर्की, 4 डेज़ रोमेनिया का है। अच्छा रोमेनिया में थोड़ा सा ये आ रहा है कि इस वक्त अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है, तो अगर रोमेनिया ना हो सका तो फिर हम इसकी जगह जो है वो सर्बिया कर लेंगे और जो रिफंड बनेगा वो हम क्लाइंट को यहीं पे, मतलब हम चार्ज ही कम करेंगे अगर रोमेनिया पॉसिबल नहीं हो सका, क्योंकि रोमेनिया के इस वक्त अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्लियरली बता रहे हैं कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो आप रिफंड भी कर देंगे और अल्टरनेट कंट्री भी आप बता रहे हैं। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि इसका टोटल एक्सपेंस कितना होगा, कितने दिन का टूर होगा, कब जा रहा है और कब तक कंप्लीट? सर 6.5 लाख हम इसका चार्ज कर रहे हैं और एंड ऑफ दिस ईयर है, यानी हमने जो डेट्स ली हैं वो है सर क्रिसमस की और न्यू ईयर की। न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो आपकी वहाँ पे हैं रोमेनिया में, अगर रोमेनिया नहीं होता तो फिर हम वो सर्बिया में होंगी। और क्योंकि मज़े की बात है कि आपने वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी होती है, जो मेजर चंक है, माइनर हमें आपसे चार्ज कर रहे हैं इस वक्त 65,000 शुरू में, और बाकी वीज़ा लगने के बाद। तो अगर रोमेनिया का नहीं वीज़ा होता तो बाकी पेमेंट तो आपने करनी ही सर्बिया के हिसाब से है। इनमें भी सर 3 स्टार होटल्स विद फूड है, सिटी टूर्स है और बीच में 1 दिन फ्री भी है, तो ये टोटल है इसका पैकेज। तो टोटल 6,50,000 है। इसकी डेडलाइन, इसकी डेडलाइन जो है सर वो है आपकी जो है ना 15 सितंबर। अली भाई हम जैसे कनाडा की बात कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी की कोशिश होती है कि जिसने बाहर जाना हो कनाडा जाए ताकि वहाँ जाके इमिग्रेशन हासिल कर सके, तो उस हवाले से आप क्या गाइडलाइन देंगे? अच्छा देखिए सर, कैनेडियन इमिग्रेशन जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, आपने इंडिया में स्पेशली जो हमारे सिख कम्युनिटी हो, कनेडा कहते हैं इसको, तो कनेडा उन्होंने भी पहली चॉइस है। तो उसमें सर ये है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसमें सर लोगों को क्योंकि उसके मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो वो क्या करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी वर्क परमिट के पीछे दौड़े होते हैं। हालांकि उनका एक प्रोग्राम है जिसे हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन प्रोग्राम, स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेस एंट्री उनका एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है। इसी तरह डिफरेंट प्रोविंसेस को उन्होंने अलाउ किया कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप लोग बुला सकते हैं। तो कनाडा जो है इस दुनिया का दूसरा बड़ा सर मुल्क है रकबे के लिहाज से, और टोटल आबादी 4 करोड़ है। उसके 4 प्रोविंसेस हैं जिन्हें हम लोग अटलांटिक प्रोविंसेस भी कहते हैं। उसकी टोटल आबादी सर, उसका रकबा तकरीबन पाकिस्तान जितना और आबादी तकरीबन को 20 से 25 लाख के दरमियान है मैक्सिमम। अब आप खुद अंदाजा करें कि वहाँ कितनी शॉर्टेज है। इसके बाद जनाब ये है कि कनाडा के सूबों को भी लोग चाहिए। अच्छा लोग कौन से चाहिए, अब ये बड़ा मज़ेदार सीन है। उन्हें एग्रीकल्चर के लोग चाहिए, उन्हें डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स चाहिए, उन्हें टीचर्स चाहिए। अभी पहले एक्सप्रेस एंट्री का एक जर्नल पूल होता था जिसे आज भी वो अवेलेबल है, जर्नल पूल हम कहते हैं। प्लस उन्होंने अब उसके साथ छोटे अलहदा नॉक कोड बेस, यानी इंजीनियर्स हैं तो उनका एक अलहदा नॉक कोड है, सब नॉक कोड में आ जाए तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। इसी तरह डॉक्टर है तो एक नॉक कोड है, सब कोड में स्पेशलाइजेशन उसकी किस्में है, पैरामेडिक्स है। इवन सर जो आपके ऑपरेशन थिएटर्स में जो टेक्निकल स्टाफ होता है उनके लिए भी ऑप्शंस है, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। इसके अलावा आपके IT प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। अच्छा एक पूरा, इट्स वेरी सिंपल, एक पूरा सर IRCC की वेबसाइट पे आपने जाना है, पूरा एक उनका ना नंबरिंग सिस्टम दिया हुआ है। 4 मेजर चीज़ें, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आइल्स का स्कोर। इन चारों की बेस पे वहाँ पे डिफरेंट टेबल्स हैं, आपने देखने आप किस जगह फॉल करें। फॉर एग्जांपल आपकी एज 35 से 45 है तो आप देख लें कितने नंबर मिल रहे हैं। आपने बैचलर्स किया हुआ है उसके नंबर देख लें कितने हैं। आपका एक्सपीरियंस 5 साल का, उसके नंबर देख लें। तो मतलब इस तरह ये इट्स वेरी इजी। तो प्लीज़ मैं यंग जनरेशन को कहूँगा कि वो ये वर्क परमिट के पीछे मत दौड़ें, वो स्ट्रेट अवे जाएं एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स में जाएं। और ये इंतहाई अच्छा प्रोग्राम है, कोई इसमें लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता है, इसकी तरफ आए प्लीज़। अच्छा अली भाई मुझे ये बताएं कि इसमें जो लोग इमिग्रेशन के लिए जाना चाह रहे हैं
उनके पास कौन सी आइडियल डिग्री होनी चाहिए, क्या आइल्स स्कोर होना चाहिए, इसका एक्सपेंस कितना लगता है और टाइम कितना लगता है? जहाँ मैंने इसके फायदे आपको बताए उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा नुकसान नहीं, लेकिन क्योंकि इसके कोई स्केजुअल डेट्स नहीं होती सर, जिस वक्त उनका दिल करता है वो ड्रॉ करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री यूजली 1 महीने में 2 दफ़ा होती है, लेकिन जो नॉक कोड बेस है उसका कोई स्केजुअल इशू नहीं। लेकिन इफ़ यू आर इन अ पूल तो डेफिनेटली वो जो बात है फिर होनी है, टाइम ज़रूर लग सकता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, CRS आपने कैलकुलेट कर लेना कि पिछले ड्रॉ के करीब करीब है, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि आपको गुड न्यूज़ आएगी। नंबर 2, खर्चा इसमें सर बड़ा नॉमिनल सा है। कुछ गवर्नमेंट की फीसें हैं, कुछ आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का खर्चा है। अगर आप कंसल्टेंट कोई पाकिस्तानी लेते हैं तो वो ऑफ कोर्स ज़रा सस्ता है। अगर आप कोई ऐसा कंसल्टेंट लेते हैं जो कि रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो हम आपको दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें एज ए RCIC प्लस एज ए लोकल कंसल्टेंट, जो आपको बजट आपका मुनासिब लगे। तो ये इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। आप वर्क परमिट का जो लाखों पाकिस्तान के हिसाब से सर अगर देखें तो 30,000 से लेके तो 65,000 कैनेडियन डॉलर का LMIA बिकता है। तो पहली बात हमने खरीदना नहीं, क्योंकि पहले तो LMIA के नंबर होते थे एक्सप्रेस एंट्री में, अब है नहीं। तो यानी अगर आप वर्क परमिट खरीद भी लेते हैं तो आप अपने पैसे नहीं पूरे कर पाएंगे 2 सालों में, तो फ़ायदा क्या उसका। तो लिहाजा कोशिश ये करें आप एक्सप्रेस एंट्री को प्रॉपर तरीके से करें। अली भाई, जैसे आपने कहा कि रजिस्टर्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो होते हैं और एक पाकिस्तानी आम कंसल्टेंट्स है, इन दोनों के पास जाने में डिफरेंस क्या होता है, फ़र्क क्या पड़ता है? मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या और कैसे ये करता है। हम आपको दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो RCIC हैं या एज ए पाकिस्तानी कंसल्टेंट। फ़र्क इसमें सर ये होता है कि जब आपने कनाडा में RCIC होना है तो आपको या तो डिप्लोमा करना है इमिग्रेशन का, और उसके बाद आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपको एक नंबर मिल जाता है। या अगर आप एज ए लॉयर काम कर रहे हैं वहाँ पे, यानी कनाडा में आप एज ए लॉयर हैं, तो आप फिर भी अथोराइज्ड हैं कि आप इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो दोनों सूरतों में हो सकते हैं। हम लोग कनाडा में एक लॉ फर्म के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और मिसिसागा में हम लोग हैं। और उस जब हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम उस फर्म जो हमारी है मिसिसागा में रजिस्टर्ड, उसका हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एज ए RCIC। अगर आप पाकिस्तान में सर्विसेज लेते हैं तो जो पाकिस्तान में हमारी रजिस्टर्ड फर्म है वो भी एक लॉ फर्म है, तो फिर हम उसके थ्रू आपका साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो इमिग्रेशन का आप केस करते हैं, इसके अंदर क्या अकेला बंदा जाता है, उसकी फैमिली जाती है, बच्चे भी जा सकते हैं, एक्सपेंस में कितना फ़र्क पड़ता है, और अगर बच्चे जाते हैं तो किस एज तक बच्चे जा सकते हैं? सर जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, अगर तो आप सिंगल हैं तो ऑफ कोर्स आप सिंगल जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपकी फैमिली अलाउड है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने फैमिली को ले जाना है या नहीं ले जाना। फ़र्क बहुत नॉमिनल सा होता है। उनकी सिर्फ वीज़ा फ़ी वगैरह और इमिग्रेशन की जो फ़ी वगैरह है वो आपने पे करनी होती है। वो तकरीबन आप 2,000 अगर कैनेडियन डॉलर पर पर्सन समझ लें। बच्चों की जो एज है सर वो 18 साल तक इसमें अलाउ है। कुछ सर्कमस्टांसिस में इसमें रियायत ली जा सकती है अगर बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो। अली भाई, कनाडा के अंदर स्टडी के हवाले से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सर कनाडा जो है स्टडी के हवाले से मैं कहता हूँ बेस्ट एक कंट्री है। उसकी एक रीज़न है कि जो बंदा पाकिस्तान से पढ़ने जाता है मोस्टली वो वापस आने का उसका कोई सीन नहीं होता। अब आपने ये देना है कि वो सोसाइटी जो अगली जहाँ वो जा रहा है वो कितनी वेलकम उसको करती है। जब आप कनाडा में जाते हैं तो एज ए स्टूडेंट आपको काम करना तो अलाउ होता ही है, लेकिन जब आप उस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो फिर आपके लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ये करती है कि आपको 2 या 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देती है। फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया 3 या 4 साल की डिग्री डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स टू कोर्स, उसके बाद आपको 2 या 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अब आप 7 साल अगर कनाडा में रह लिया है तो आपके पास वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया। फिर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर ड्रॉ और तरह से, यानी उसमें आप कह लें कि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर एक तो वो लोग हैं जो कनाडा से इसे आउटलैंडर्स कहते हैं, और जो अंदर बैठे हुए हैं, जैसे आप अगर वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे गए तो आप इनलैंडर हैं। तो इनलैंडर्स के लिए अलहदा से स्ट्रीम है, आउटलैंडर्स के लिए अलहदा से है। तो यानी एक बंदा जो कनाडा के अंदर 7 साल रह गए, कैनेडियन गवर्नमेंट क्यों चाहेगी वो वापस जाए। अच्छा, स्टडी में ऑप्शंस क्या अवेलेबल है? डिग्रीज कौन सी वहाँ पे एक्सेप्ट होती है? लाइक अगर हम जर्मनी में जाते हैं तो वहाँ पे टेक्निकल ज़्यादा डिग्रीज चलती हैं। कनाडा में डिग्रीज की कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? दूसरा, किन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहिए, लाइक कैरियर ओरिएंटेड जिसमें डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं या हमारे आम जो सोशल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वहाँ का एक्सपेंस कितना आता है कनाडा का? सर कनाडा के अंदर देखें, आज जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, DLI हम लोग कहते हैं डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, यानी जो गवर्नमेंट के लाइसेंस इंस्टीट्यूट है जो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको बुला सकते हैं। हर इंस्टीट्यूट DLI नहीं होता। तो सबसे पहले तो सर आपने देखना है जो इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करें क्या वो DLI है, नंबर 1। नंबर 2 सर ये है कि कनाडा के अंदर जो एक्सपेंस है ना वो बैचलर्स या मास्टर्स का
पर ईयर एक्सपेंस तकरीबन 20,000 के राउंड अबाउट है। 20 से आप कह लें कि 17-18 से स्टार्ट होकर तो 24 तक जाता है, तो 20 एवरेज आप जेन में रखें पर एनम फी है। प्लस जो कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से अराउंड 21,000 आप कह लें कैनेडियन डॉलर आपका 1 साल का खर्चा है। तो अब इन दोनों को अगर आप जोड़ लें तो मतलब 20,000 वो और 21,000 ये, तो तकरीबन 41,000 बन जाए। 41,000 का मतलब हो गया तकरीबन कोई 85 लाख पाकिस्तानी। तो ये पैसे आपके पास होने चाहिए। बाकी सर हर तरह की जो डिग्रीज़ हैं वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, इवन बिजनेस स्टडीज़ के लिए, मार्केटिंग वगैरह, मतलब ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल। तो डिपेंड करते हैं सर आपको एडमिशन किस में चाहिए। हाँ, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। अगर आप डिग्री में नहीं जाना चाहते तो आप डिप्लोमा में भी जा सकते हो। एक बड़ी मज़ेदार बात, आप इंग्लिश सीखने भी जा सकते हैं। ESL उनका एक प्रोग्राम है जिसके तहत आप इंग्लिश सीखने भी कनाडा जा सकते हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं इंग्लिश स्टडी प्रोग्राम जो है ESL, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? क्या एज होनी चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए, कितना एक्सपेंस आता है? सर देखें, लैंग्वेज सीखने के लिए आपकी कोई एज नहीं है। आप आज अगर पश्तो सीखना चाहें तो कोई ये तो नहीं कहेगा आपकी एज कितनी है जी फिर हम एडमिशन। इसी तरह ना जुबान का क्वालिफिकेशन से कोई ताल्लुक है। आम तौर पर हम ये सुजेस्ट करते हैं कि आपका अगर कनाडा के लिए करना है ऑन द सेफर साइड आप FA पास हो, एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। और कनाडा के अंदर दो तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ विदाउट आइल्स दे देते हैं, कुछ आइल्स के साथ एडमिशन देते हैं, ताकि आपको उन्हें पता ये चल जाए कि आप कितने पानी में हैं। तो इसलिए वो आइल्स को एज ए बेंचमार्क ले लेते हैं, कुछ में नहीं चाहिए। तो अगेन ये आप विजिट करें, आपसे डिस्कस करेंगे आपका केस, आपके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आपको सोल्यूशन मिलेगा। बजट कितना होता है इसका? इसका भी सर बजट जो है ना वो डिपेंडिंग अपॉन कोई 10,000 से लेके ना, तो आप ये कह लें कि 12-13 हज़ार कैनेडियन डॉलर तक। लेकिन जो रिहाइश का खर्चा है वो सिमिलर है, 21,000। इसमें 8 माह 10 माह इस तरह मतलब ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं। अच्छा अली भाई, ये तो हो गया इमिग्रेशन वालों का, स्टूडेंट्स का। जो लोग बिजनेस पर्पस के लिए कनाडा जाना चाहते हैं या अपनी फैमिली को जो कामयाब बिजनेसमैन है मूव करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? उनके लिए सर 2 तरह की ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है आपका फेडरल प्रोग्राम जिसे हम स्टार्टअप कहते हैं, यानी यू शुड हैव अ इनोवेटिव, स्केलेबल एंड फाइनेंशियली वाइबल प्लान, बिजनेस प्लान। इनोवेशन मीन कि ये नहीं मतलब कोई नयापन, ये नहीं आप कह सकते जी मैं वहाँ जाके रेस्टोरेंट खोल लूँगा, मैं वहाँ जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, इस तरह के नहीं। दे वांट समथिंग न्यू। तो इनोवेटिव हो, स्केलेबल हो एंड फाइनेंशियली वाइबल हो तो आप स्टार्टअप में फॉल करते हैं। स्टार्टअप में सर एक स्टार्टअप में 5 पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी 5 फैमिलीज हो सकती हैं। इसके अंदर डिफरेंट रूट आगे भी हैं। उसमें एक जो है वो इंक्यूबेटर वाली ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा होता है एंजल इन्वेस्टर वाली। तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट, आपका बिजनेस प्लान टू प्लान हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए। इसी तरह जो कनाडा के अंदर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, तो वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर आप जो है वो डिफरेंट अल्बर्टा के अपने हैं, ओंटारियो के हैं, ब्रिटिश कोलंबिया का है। तो वो इस तरह सर उनके अपने प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से एक बड़ा फेमस प्रोग्राम है ब्रिटिश कोलंबिया का, बेस कैटेगरी 2 लाख कैनेडियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट और 6 लाख कैनेडियन डॉलर के आपके एसेट्स होने चाहिए आपके होम कंट्री में। इसी तरह उनका एक पायलट प्रोग्राम है जिसमें 1 लाख कैनेडियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट है और 3 लाख कैनेडियन डॉलर के आपके एसेट्स होने चाहिए। तो इस तरह से देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द बिजनेस कम्युनिटी अगर वो जाना चाहें तो। और इसके अंदर सर फिर जो आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ी नॉमिनल होती है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज दी जाती है आपके बिजनेस प्लान को। जितना अच्छा बिजनेस प्लान होगा उतना आपके सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, मैंने सुना है जो बिजनेस वीज़े में बहुत टाइम लगता है, लोग एक क्यू में खड़े हैं, उनकी बारी नहीं आ रही इस चीज़। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। कनाडा का सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप कनाडा की IRCC की वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ जाके उन्होंने उनका टाइम है, आप गूगल पर जाके लिखेंगे जी कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, तो आपको कनाडा IRCC की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, मतलब आप शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए हैं, लॉन्ग टर्म है क्या, वो इस तरह आप सारी चीज़ें क्लिक करते जाते हैं, एंड पे वो आपको टाइम दे देता है। पहले आपसे कंट्री पूछता है, वीज़ा टाइप पूछता है, इस तरह फर्दर वीज़ा कैटेगरी क्या है, ये सारे पूछ के तो आपको टाइम दे देगा। तो पाकिस्तान से तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल इस वक्त रफली टाइम आ रहा है, तो ये कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है। कनाडा का एडवांटेज आपको क्या है? कनाडा का एडवांटेज ये है कि कनाडा में आपको 5 साल का PR मिलती है। 5 साल के अंदर आप तकरीबन 3 साल अगर कनाडा में रह लेते हैं तो आप स्ट्रेट अवे नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में इससे फास्टेस्ट अभी और कोई नहीं। हाँ, जर्मनी में ने अभी लॉ चेंज किया है, वहाँ पे अगर आप कोई ये साबित कर देते हैं, या साबित कुछ नहीं करना, जर्मनी में ये साबित आपने करना है कि आप उनके नेशनल, आपने बड़ा काम किया उनके नेशनल इंटरेस्ट में, तो फिर 3 साल, अदरवाइज 5 ईयर्स है। तो यहाँ पे तो हर आदमी 3 साल बाद अपने वो दिन पूरे करे और उसके बाद वो एप्लीकेशन मूव कर दे सिटीजनशिप की। अच्छा, बहुत से लोग हैं पाकिस्तान से कनाडा जाते हैं,
जॉब के लिए भी जाते हैं और उसके अलावा बिजनेस करने के लिए भी जाते हैं। मकसद उनका ये होता है कि परमानेंट वहाँ पे शिफ्ट हो जाया जाए। ये कनाडा के इकोनॉमिक हालात कैसे हैं? क्या वहाँ पे बिजनेस वायबल होता भी? आप इतनी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में करेंगे, 1 लाख 2 लाख 4 लाख डॉलर, पाकिस्तानी करोड़ों रुपए बनते हैं। क्या वायबल भी है वहाँ जाके इतनी इन्वेस्टमेंट करना, उसका आउटपुट भी आता है इतना? सर देखिए, आप जब एज ए बिजनेसमैन आप डिसाइड करते हैं, आप मल्टीपल फैक्टर्स को जेन में रखते हैं। कनाडा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है। बच्चों की फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, आपका जैसे अब अनफॉर्चुनेटली कोविड का फेज आया था, हर बिजनेस को अलहदा से पैसे मिले, हर इंडिविजुअल को अपने पैसे मिले। तो मतलब है कि वहाँ की जो लाइफ है आप उसको पाकिस्तान की लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, लाइफ हार्ड भी है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ओनर्स जो है वो और तरह से काम करते हैं, वहाँ पे बिजनेस और तरह से रन होते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर आप एज ए पैकेज इसको देखें तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकती। नंबर 2, कनाडा के हालात देखिए, दुनिया में ना फाइनेंशियल हर थोड़े अरसे के बाद थोड़े से हालात ख़राब होते हैं। यानी जैसे 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए, पूरी दुनिया में आए, 2014-15 में आए, पूरी दुनिया में आए। हम लोग का पाकिस्तान क्योंकि दुबई को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो आप देख लें 2000 नेट पे जाएँ, 14-15 की रिसर्च करें, दुबई में भी क्राइसिस आए थे। अभी कोविड के बाद पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। जो बंदे यूके में बैठे हैं वो यूके को कह रहे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं वो कनाडा को, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो पाकिस्तान को, लेकिन सारी जगह लोग बैठे ही हैं ना। तो लिहाजा आप एज ए पैकेज चीज़ों को देखें। अगर आप एक एक करके कंपैरिजन करेंगे तो सॉरी, आप एक आपका वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा। अच्छा अली भाई, हमने ये देखा है कि लोग अक्सर जाते हैं, विजिट वीज़ा लगवा के जाते हैं, किसी तरह भी वीज़ा लगवा लेते हैं, तो उनका टारगेट ये होता है कि वो कनाडा जाके वहाँ सियासी पनाह या असाइलम का केस फाइल कर दें। पहली बात तो ये है कि असाइलम होता क्या है, और इसके लिए कौन कौन सा बंदा एलिजिबल है, और क्या हम पाकिस्तानियों को कनाडा जाके अपने मुल्क को बदनाम करके वहाँ असाइलम फाइल करना चाहिए कि नहीं? अच्छा सर, असाइलम ये होता है कि आप किसी भी कंट्री में जाके ह्यूमन राइट्स की बेस पर कि जी मुझे मेरी लाइफनिंग थ्रेट है कि मैं पाकिस्तान में अगर रहा तो मेरी जान को ख़तरा है और मैं असैसिनेट हो सकता हूँ। इस बेस पर आप जो है वहाँ पे एयरपोर्ट पे आप जो ही पहुँचे, आपने एयरपोर्ट पे असाइलम कर दिया, या इवन अगर आप एयरपोर्ट से बाहर भी निकल जाते हैं 2-3 दिन बाद, अब भी आप असाइलम कर सकते हैं, या इवन लेटर ऑन भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, पहले ये भी कोई मिस परसेप्शन है कि जी आपने एयरपोर्ट पे असाइलम करना है, आप बाद में भी कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, असाइलम सर एक लीगल पाथवे है। जो लोग डिज़र्व करते हैं उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मैं पाकिस्तानियों में, जिस वक्त मैं कनाडा में था तो सर बहुत सारे लोग कंसल्टेशन के लिए रब्ता करते थे। जब मैं उन्हें सारा एक्सप्लेन करता था तो एंड पता क्या होता, वो सर जी असाइलम ही ना आसान रास्ता है, फिर वही कर लेंगे। उन्हें मना करता था, यार देखो असाइलम आपके एक किस्म का एक सोने के पिंजरे में आपको बंद किया जा रहा है। ठीक है, कैनेडियन गवर्नमेंट आपको पैसे देगी या आपकी अकोमोडेशन वगैरह बाकी बेसिक चीज़ों के लिए, लेकिन आप अपनी फैमिली से दूर हैं। कुछ कैनेडियन जो वहाँ पे लोग हैं वो भी मिसगाइड करते हैं कि 2-3 साल। सर कनाडा के अंदर इन एवरेज 7 से 8 साल बाद आपका डिसीजन होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो चले आपको पीआर मिल गई। पीआर मिलने के बाद भी ये सुजेस्ट किया जाता है कि आपने होम कंट्री विजिट नहीं करना। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि उनका यूं ही उन्हें वो मिला, उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया और उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई आप तो कह रहे थे जान को खतरा है, तो यूं ही आपको पीआर मिला पाकिस्तान भाग गए। भाई इन अदर वर्ड्स आपने वेट करना है जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाता, क्योंकि पासपोर्ट रिवोक करना मुश्किल। तो अब आप सोच लें कि 11 साल आप फैमिली के बगैर रह सकते हैं। मैं कनाडा में ऐसे लोगों को मिला हूँ फ़हीम भाई, जो कई दफ़ा हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, मेंटल वो इतना प्रेशर अफोर्ड नहीं कर सके, उनको बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। और मैं ये कतन नहीं करूँगा कि अगर आपको वाकई नहीं है तो इसको प्लीज़ इसको मिसयूज़ मत करें। इसका इम्पैक्ट आपके मुल्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आता है। बाकी है कि आपने साबित करना है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, आपका दुश्मनी हो सकती है, आपके मुल्क के जो हैं वो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आप किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रख रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है, आप अपना मज़हब चेंज कर रहे हैं उस हवाले से हो सकते हैं। तो ये सारी वो रीज़न्स हैं। इवन ख़वातीन जो है वो अपने मियाँ के हवाले से भी ले सकती हैं कि जी उनको अपने मियाँ से जो है वो थ्रेट है कि वो उनका जो है, तो ये इस किस्म के मामला आते हैं सर। तो क्या मियाँ के लिए कोई ऑप्शन है अगर उससे अपनी बीवी से थ्रेट? सर अनफॉर्चुनेटली मैं तो कहता हूँ जैसे हकूक़ नस्वा के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हकूक़ मर्दा के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सर अभी तक ऐसा केस मेरे करियर में नहीं। कोई अफ्रीका का भी मुल्क नहीं है जो मर्दों को अपना देता हो इस मामले में? सर रिसर्च करते हैं। अच्छा नाज़रीन, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया ख़ास तौर पे असाइलम के हवाले से।
मेरी भी आप सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क को बदनाम ना करें, अपने वक्ती तौर पर ज़ाती फ़ायदे के लिए झूठे केसेस बना के कोई गैर कानूनी तरीके से ये केस अप्लाई ना करें। हाँ, अगर आपको सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे या ज़ाती तौर पे आपकी जान को ख़तरा है तो आप ये कानूनी ऑप्शन है, इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खुदारा पाकिस्तान को बदनाम ना करें। अली भाई, मुझे ये बताएं कि हमें वीज़ा मिल गया, कनाडा वाले 5 साल का, जितना आपका होता है एक्सपायरी का टाइम पासपोर्ट का, उतना आपको वीज़ा देते हैं। हम विज़िट के ऊपर कनाडा चले गए, वहाँ जाके हमें अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या क्या चांसेस होते हैं कि हम उस विज़िट वीज़े को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और दूसरे वीज़े में? अच्छा सर, इसमें यह था कि अर्ली 2025 में इन्होंने ये भी लॉ चेंज किया। पहले ये होता था कि जितना आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है या आपके बायोमेट्रिक की वैलिडिटी, उतने अरसे का आपको मिल जाता था वीज़ा। अब उन्होंने ये डिस्क्रिशनरी पावर दे दी है वीज़ा ऑफिसर को कि ही विल डिसाइड कि उसने कितनी देर का देना है। तो लिहाजा एक तो ये अब चेंज हो गया। अब कनाडा जो है वो जो भी वीज़ा वो वीज़ा ऑफिसर की मर्जी के मुताबिक इशू होगा, कोई रूल उस तरह नहीं है। नंबर 2 सर, आज जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं ये लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे हैं। अभी जिस वक्त हम ये कर रहे हैं तो आज 2 सितंबर है, तो 2 सितंबर तक लीगली अलाउड है कि आप इसको LMIA में यानी एज ए वर्क परमिट कनाडा के अंदर रहते हुए या स्टडी में इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। फ्यूचर में क्या चेंज आती हैं, नो वन नोस। अच्छा अली भाई, पाकिस्तानियों का ख़ास मुश्किल है, जो पाकिस्तानी फैमिलीज वहाँ पर हैं, जो जहाँ पर मौजूद है लोग, वो कोशिश करते हैं कि किसी रिश्तेदार के पास अगर कैनेडियन पासपोर्ट है या कनाडा में कोई फैमिली रहती है तो उसके साथ बच्चों की शादी कर दें और स्पॉउसल वीज़े के ज़रिए उन्हें वहाँ पर भेज दिया जाए। उसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितना टाइम लगता है और क्या तरीकाकार होता है उसका? अच्छा, उसमें सर यही है कि जब आपकी शादी हो जाती है और आप स्पाउस आपका उस मुल्क का नेशनल है, तो डेफिनेटली आपको जो लीगल पाथवे है वो इस्तेमाल करना चाहिए। वो यही है कि स्पाउसल वीज़ा जो आपको डालना चाहिए। पाकिस्तान में मोस्टली होता है कि लोग, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि प्रोसीजर के तहत वो चल रहा होता है, उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी रिक्वायर्ड होती है जो ये इस्टेब्लिश करती है कि आपका एक जेन्युइन केस है। क्योंकि इस तरह के भी आपको पता है पास्ट में बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं कि लोग सिर्फ इस पर्पज़ के लिए शादी कर लेते हैं। तो उसके लिए सर लोग शॉर्टकट ये लगाते हैं कि वो शादी करने के बाद आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वीज़ा की अप्रूवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर तो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि आपको अर्जेंटली जाना है तो फिर तो विजिट वीज़ा आप डालें। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे लोग जी ठीक है विजिट पे जाके वहाँ जाके फिर हम कन्वर्ट करवा लेंगे। तो अब कैनेडियंस को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सियाना कर दिया है और अब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं। तो अगर कोई खुदा ना खासा कोई डेथ हो गई, कोई शादी है, कोई और कोई इवेंट है, तो फिर आप विजिट वीज़ा सिर्फ डालें, एज ए रूटीन इसको मत डालें। और जब विजिट वीज़ा डालें तो सर उसके साथ बाकायदा उसके प्रॉपर एविडेंसेस भी आप दें। अगर खुदा ना खासा कोई सीरियसली बीमार है तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो लगाएं। इसी तरह अगर कोई मतलब शादी वगैरह है तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन साथ लगाएं, तो फिर तो आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज आप स्पाउसल वीज़ा जो लगाएं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लोग उसके शॉर्टकट के लिए ये रास्ता अपना लेते हैं। तकरीबन कोई 1 साल आप कम से कम ज़हन में रखें। बाकी अगेन मैंने कहा आप चेक कर लें, IRCC की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आप जाके चेक कर लें कि कितना टाइम लगेगा, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, उसके मुताबिक शुरू करें, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वे है। कनाडा में कुछ केस मेरे खुद की हैं सर, 2-2 साल भी लगे हैं। अगेन आप एम्बेसी को डिक्टेट नहीं कर सकते सर, उन्होंने अपने एक प्रोसीजर अपनी उस हिसाब से चलना है। कई दफ़ा ये होता है कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं आपसे, ठीक है, दिस इज आवर ड्यूटी, वी हैव टू प्रोवाइड देम। अली भाई, अक्सर जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो वीज़ा रिजेक्ट भी कर देते हैं, खासतौर पर विजिट वीज़ा जो होता है। तो इसके अंदर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर आपके वीज़े को रिजेक्ट ना करे, और इन केस अगर वो रिजेक्ट कर भी देता है तो हमारे पास लीगली क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं? सर ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर 90% जो वीज़ा अप्लाई होता है ना वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई ही नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि एक बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दें। बैंक स्टेटमेंट अटैच करना सफिशिएंट नहीं होता। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि जी वो उन्होंने पर्सनल मतलब जॉब घूमने फिरने रहे हैं, आप एक कारोबार के ऑनर हैं और आपने सिर्फ कारोबार की बैंक स्टेटमेंट लगा दी। आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए तो नहीं जा रहे, तो क्यों कारोबार की बैंक स्टेटमेंट? कारोबार की लगेगी आपको ये प्रूफ करने के लिए कि आप बिजनेस मैन हैं, लेकिन जब आप पर्सनल जा रहे हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए तो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगेगी। नंबर 2 सर, जो सबसे बड़े जो इस पर कंसल्टेंट बात ही नहीं करते वो सोर्स ऑफ इनकम। आप पाकिस्तानियों को देखें, वो बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारी इन्स है, आउट है। अगर उनको मैं कहता हूँ भजन आप जरा ये बताएं आपकी इनकम क्या है, तो वो साबित ही नहीं कर सकते। यानी सोर्स ऑफ इनकम शुड बी वेरी क्लियर।
तो कनाडा के अंदर सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है और कितना क्लियर है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं नौकरी करता हूं तो आपकी सैलरी आनी चाहिए। अब हम क्या कहते हैं जी मैं 2 लाख कमाता हूं लेकिन कैश, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। यानी बैंक स्टेटमेंट जो आपकी वो उसमें बैलेंस पड़ा हो एक सर्टन टाइम, फॉर एग्जांपल कनाडा 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स बैलेंस पड़ा हो। हम लोग क्या करते हैं महीना पहले बैलेंस डाल देते हैं, 4 माह की बैंक स्टेटमेंट, 3 माह जो है उसमें वो बैंक खाली पड़ा होता है, ये लाख 2 लाख रुपया, एंड पे आप 25 लाख एकदम डालते हो और कहते हैं जी कनाडा का वीज़ा अप्लाई। ये 2 मेजर रीजंस है आपकी जिसमें कोई बात ही नहीं करता पाकिस्तान में। हर कोई कहता है जी आपके तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग केस तब होगा जब आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन इन लाइन होगी सर। अच्छा, ये जो रिजेक्शन होती है, रिजेक्शन के बाद क्या रेमेडी अवेलेबल होती है? और एक और कहते हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, इन कंट्रीज के लोगों के लिए एआई रिजेक्शन की कोई उन्होंने टर्म निकाली हुई है कि आपके ऑटोमेटिकली सबके केसेस को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अपील में जाना पड़ता है। इसको भी एक्सप्लेन कर। सर ये आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एआई रिफ्यूज़ल। तो पहली बात तो मैं कैटेगोरिकली ये क्लियर कर रहा हूँ कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई सिस्टम कैनेडियन इमिग्रेशन में काम ही नहीं कर रहा। वेरीफाई आप इस बात को करें, आप कैनेडियन जो है रिसर्च करें तो आपको मेरी ये बात हो जाएगी। हाँ, एक सॉफ्टवेयर ज़रूर मौजूद है जो वीज़ा ऑफिसर को असिस्ट करता है, आपकी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसके नोट्स बना के वीज़ा ऑफिसर को दे देता है। वो यस नो नहीं करता, नोट्स बना के दे देता है वीज़ा ऑफिसर की आसानी के लिए। अब वीज़ा ऑफिसर को उसको थॉरली नोट्स को देखना चाहिए प्लस केस को देखना चाहिए। तो कई दफ़ा हमें ये फीलिंग आती है कि वीज़ा ऑफिसर केस को नहीं देखता और वो सीधा आपको जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देता है। तो इसको आमतौर पर लोग एआई बेस्ड रिफ्यूज़ल कह देते हैं। ये वीज़ा यानी एआई रिफ्यूज़ल आप कह सकते हैं कि इस तरह इनडायरेक्टली एग्जिस्ट करती है। जब पता कैसे चलता है? पता सर इस चीज़ का ऐसे चलता है कि जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना तो रिफ्यूज़ल की जो रीजंस होती है ना उससे हमें आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक केस मेरा था, उसमें ये आया कि जी आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो है ना वो इसका अब वो ठीक नहीं है कि आप मतलब है। अच्छा, अब वो उस आदमी के बैंक अकाउंट में मिलियंस पड़े हैं, उस बंदे का प्रॉपर सैलरी आ रही है, उस बंदे के पास मतलब जितना टन्योर है उस टन्योर में कंटिन्यूस बैलेंस पड़ा है, जॉब उसकी है, प्लस स्पॉन्सर लगा हुआ था और स्पॉन्सर के सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे। तो लिहाजा एवेल्युएशन जो है वो ठीक नहीं की गई, ये रीज़न लगा दी। इसी तरह हमें रीज़न से, फॉर एग्जांपल एक मैंने ये रिफ्यूज़ल देखा, उसमें लिखा था जी आपकी फैमिली टाइज नहीं। अब वो मियाँ बीवी जा रहे हैं, 3 बच्चे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो फैमिली टाइज कैसे नहीं है? तो वो जितने एक्सपीरियंस कंसल्टेंट्स हैं वो ये रिफ्यूज़ल पढ़ के वो आपको बता देते हैं कि भाईजान किस हद तक चीज़ें गड़बड़ हैं। लेकिन मोस्टली वीज़ा ऑफिसर जो है वो केसेस को देखते हैं। और सर इनका बड़ा ज़बरदस्त एहतसाब सिस्टम भी है, आईआरसीसी के इंटरनल जो है ना पूरा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अली भाई, आपने एहतसाब की बात की है कि आईआरसीसी जो है वो अपने वीज़ा ऑफिसर का भी एहतसाब करती है। तो हालिया दिनों में सुनने में आया था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सजाएं दी हैं अपने वीज़ा ऑफिसर्स को, जिसके बाद इसकी जो रेशियो है काफ़ी बढ़ गई है और ख़ासतौर पर ये जो रिव्यू होता है उसके अंदर 99% तक रेशियो चली गई है। नहीं, ये देखें जी कैनेडियन या पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम्स में आपका एहतसाब का अमल है। अब कनाडा के अंदर भी बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह कुछ पाकिस्तानी कंसल्टेंट इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी जिनके रिफ्यूज़ल्स हुए उनके 99% वीज़ा लगेंगे वो दोबारा अप्लाई करें, ये झूठ है। हाँ, उन्होंने मिसकंडक्ट और रॉन्ग जो है रूडूइंग के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशंस की हैं और तकरीबन 62 वीज़ा ऑफिसर्स को उन्होंने इस पर पनिश किया है। इसका बाकायदा रिकॉर्ड आईआरसीसी की वेबसाइट पे मौजूद है जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ रॉन्ग डूइंग और ये सारे के इनको किस चार्जेस के अंदर हमने सजाएं दी हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे है और वीज़ा ऑफिसर्स बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है। लेकिन ऐसा कोई सीन प्लीज़ खुदारा नहीं है कि आप दोबारा से इन लोगों के हत्थे चढ़ें और ये जैसे एआई का नाम लेके बदनाम करते हैं या इस किस्म का। तो वीज़ा हमेशा आपके जो मौजूदा केस है वो मौजूदा सर्कमस्टांसिस पे ही होना है डिस्कस और एवेलुएट। तो अपना ख्याल रखिए और इन चीज़ों को ज़रा तरीके से मैनेज करें। अच्छा अली भाई, मैं खुद भी फीफा का बड़ा फ़ैन हूँ। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर मैंने रशिया का भी देखा है, उसके अलावा लास्ट जो कतर में वर्ल्ड कप हुआ है वो भी देखा है। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ख़ासतौर पे जो वर्ल्ड कप के फ़ैन हैं वो जाते हैं अपनी टीम्स को वहाँ पे जाके प्रॉपर्ली चेयर अप करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। कतर का तो इतना बड़ा फेस्टिवल था कि उतनी आबादी नहीं जिससे ज़्यादा लोगों को उन्होंने होल्ड किया था। इट वॉज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। और अगर आप देखें तो उस टाइम के अंदर तमाम गल्फ कंट्रीज अपने वीज़े ओपन कर दिए थे, आपको हया कार्ड मिलता था, आप पूरी गल्फ कंट्रीज फिर सकते थे। और मैंने भी उस टाइम के अंदर मेरे जो ड्रीम कंट्रीज थी, मैं इजिप्ट भी गया हूँ, मैं जॉर्डन भी गया हूँ, आई एंजॉयड दैट अ लॉट। अब जो अगला वर्ल्ड कप है वो 2026 के अंदर कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में आ रहा है। बहुत से कंसल्टेंट इस वर्ल्ड कप को एक अपॉर्चुनिटी बना के लोगों को कह रहे हैं कि जनाब आप इस वीज़े को अप्लाई करें और
इसके अलावा ऑनलाइन बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप इसके लिए ऐसे वॉलंटियर भी रजिस्टर करवाएं, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालें। अच्छा देखें, आप एक जेन्युइन फुटबॉल लवर हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं तो यस आपके चांसेस हाई हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पास्ट रिकॉर्ड है कि आपने रशिया भी किया, जो आपके करीब हो रहे हैं, कतर ये करीब है, आपने ये, अब आप कहें जी मैंने फर्स्ट टाइम कनाडा और अमेरिका वाला ही, तो सर ये चूरन नहीं बिकना, क्योंकि वी आर नॉट अ फुटबॉल लिविंग नेशन, हमारी तो शायद टीम भी उसमें शामिल नहीं है। तो मतलब आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो तो ठीक है, लॉजिक बनती है। फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हाँ, अगर कोई ट्रू फुटबॉल लवर है और वो ये साबित कर सकता है जैसे आपने अपनी एग्जांपल दी, तो यस। सर नहीं, हमारा बच्चा रोनाल्डो मेसी का फैन है, उसके अलावा चेल्सी के फैन है, बच्चे फैंस है आजकल। तो आपको पता है दुनिया एक बड़ी छोटी शॉर्ट दुनिया बन गई है, उन लोगों के लिए क्या आपकी गाइडेंस है? सर मेरी यही गाइडेंस है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि कोई ऐसे लोग अच्छी बात है आप अगर फुटबॉल को पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बात एज एक्सपर्ट करें तो फिर वो मेरा आंसर फिर वही है कि जैसे आप जैसे लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, बिल्कुल दे शुड अप्लाई। लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम ही करने चाह रहा है अप्लाई, उसका चांसेस आर वेरी लेस। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि एज ए वॉलंटियर जाएं, 60 से 70 हज़ार उन्हें वॉलंटियर्स चाहिए, क्या पाकिस्तानी वॉलंटियर्स की कोई वहाँ पे अहमियत है और उन्हें वो वीज़ा देंगे? सर मैंने अगेन कहा कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ बेचने के लिए होती हैं, ये एक चूड़ा ना जो बेचने के लिए है। अब पाकिस्तान में आपने किसी को भी फ्री का लफ्ज़ कह दें या इस किस्म की कोई बात कहना तो वो पूरा एक मॉब इकट्ठा हो जाता है। माजरत के साथ मैं मॉब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो सर ये वही वाला सीन है। अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप होता तो मैं बिल्कुल आपको सुजेस्ट करता कि जी करें, आपका बच्चा क्रिकेट खेलता है, पूरे स्टैट्स अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप क्रिकेट ये इतना ही फुटबॉल फेमस है पाकिस्तान में, तो अभी तक आपकी टीम किधर खड़ी है? तो मतलब ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे मैं अगेन माजरत के साथ डिसएग्री करूँगा और यही कहूँगा कि सिर्फ वो लोग जाएं जिनके पास प्रीवियस है। अदरवाइज कनाडा दुनिया के डिफ़िकल्ट वीज़ाज में से है, तो अपने पासपोर्ट और अपना टाइम और पैसा ज़ाया मत करें। अच्छा अली भाई, हम कहीं पे भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सब कहते हैं कि हमारा चूरन, हमारा सौदा सबसे अच्छा है। हमें आप ये गाइड करें न्यूट्रली कि अगर किसी बंदे ने कनाडा के लिए या दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई करना है या कोई उसने गाइडलाइन लेनी है, किसी किस्म की कंसल्टेशन लेनी है, तो उसे किस तरह के कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और जाने से पहले से सिलेक्ट किस तरह करना चाहिए? सर देखें, आपने पाकिस्तान का ना एक तरीका है कार ख़रीदारी का, जब आप कोई चीज़ शॉपिंग करने आप 2-3 दुकानें ज़रूर फिरते हैं, तो नंबर 1 तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप 2-3 कंसल्टेंट्स को ज़रूर मिलें और उनसे अपना केस डिस्कस करें। अगर हम कंसल्टेंट को मिलने जाएंगे, कंसल्टेंट तो आपको 5 मिनट में वीज़े से पहले ही आपकी टिकट करा के आपको जहाज़ में बैठा देता तो है। बस आप खुद समझदार हैं सर। फिर नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये देखें कि जो कंसल्टेंट्स की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो कितने अरसे से वो काम कर रहा है, उसकी मार्केट रिप्यूट क्या है। नंबर 2 ऐसे कंसल्टेंट है वो कहते हैं कि कभी हो ही नहीं सकता, वो आपको इतना डीमोटिवेट कर देते हैं कि आप अप्लाई नहीं करते। सर देखें, आप हमेशा जो भी डिसीजन करना है, इट्स गुड यू आर ऑप्टिमिस्टिक बट यू शुड बी रियलिस्टिक। ये मेरे टीचर ने मुझे ये फिक्रा और ये मैंने अपने करियर के स्टार्ट में इसको यहाँ बिठा लिया था। इट्स गुड यू आर ऑप्टिमिस्टिक बट यू शुड बी रियलिस्टिक। अब बहुत सारे ऐसे केस मेरे पास भी आते हैं जो, अब देखें अब डॉक्टर हैं, मैं मिसाल डॉक्टर की कोट करूँगा, लेकिन कुछ लोग कहेंगे जी मोज़ात भी, तो मोज़ात को साइड पे रखें, मेरिट की अगर बात करें तो डॉक्टर को केस देख के आइडिया हो, इसी तरह हमें बीइंग कंसल्टेंट केस देख के आइडिया हो जाता है कि ये केस कितना लड़ने के काबिल है और इस केस में कितना दम नहीं है। तो बिल्कुल अगर कोई ऐसे लोग आते हैं, मैंने खुद कई ऐसे लोगों को कहा कि भाईजान ये जो पैसे आप ज़ाया करना चाह रहे हैं ये जाएँ अपने बच्चों को। कुछ लोग शायद नीचे कमेंट्स में लिखें भी कि जिन्होंने हमें ये गाइड किया था। मेरा सवाल फिर वही है कि आपने तो चले अपना क्लाइंट जस्टिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, हम कंसल्टेंट को कैसे सिलेक्ट करें? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे आप 3 से 4 कंसल्टेंट्स को मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास अल्लाह ताला ने एक दिमाग दिया, आपका एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है, उसके ऊपर आप एवेल्यूएट कर लें। जो बंदा आपको लगता है कि हाँ ये ठीक बात हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि जी सिर्फ मार्केट में हम लोग हैं, बहुत सारे सर अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो मेरिट पे आपको एडवाइस करते हैं। हाँ एक मैं टिप आपको छोटी सी दे सकता हूँ, और टिप ये है, देखें जो भी कंसल्टेंट अपना एक सेटअप चला रहा है, ऑफिस चला रहा है, उसके एक रनिंग एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग का रेंट देता है, वो स्टाफ की सैलरीज देता है। तो जो फ्री वाले कंसल्टेंट्स हैं ना, मोस्टली वो आपको सही एडवाइस नहीं करते, वो आपको ये कहते हैं जनाब सब अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वो खर्चे पूरे करने हैं। तो ये एक तो ये पैरामीटर भी हो सकता है कि यार जो फ्री में दे रहा है उसको भी सुने और किसी एक आधे कंसल्टेंट, क्योंकि दुनिया भर में आप जहाँ भी देख लें, यूके देख लें, कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, कंसल्टेंट आपसे कंसल्टेशन के चार्जेस लेता है। तो ये भी एक पैरामीटर हो सकता है कि आप
जहां 4-5 लोगों को मिले उनमें से एक कम से कम वो कंसल्टेंट हो जो कि आपसे फी चार्ज करता है फॉर कंसल्टेशन, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नाज़रीन, आज हमने कनाडा की सैर की है। हमने जाना है कि कनाडा में अगर आपने विजिट वीज़े पे जाना है, अगर तो आपने विजिट ट्रिप के ऊपर जाना है तो अली भाई विजिट ट्रिप भी लेके जा रहे हैं। उसमें आपको नियाग्रा फॉल भी दिखाएंगे। उसके अलावा आपको जेनिन जहाज़ पे लेके जाएंगे कनाडा, उसकी सैर करवा के लाएंगे, प्रॉपर्ली वीज़ा आपको अप्लाई करेंगे। और इसके प्लस अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे बिजनेस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, इवन आप स्पाउस वीज़े पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो हर चीज़ हमने इन डिटेल डिस्कस की है। मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी है कि आप फ्री के कंसल्टेंट्स के पास मत जाएं, अपने कैरियर के साथ ना खेलें। वो कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। और एक और बात जो अली भाई ने की है कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए लेकिन साथ रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तो आप रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएं, अपने मुल्क को बदनाम ना करें, अपने कैरियर के साथ ना खेलें, प्रोफेशनल लोगों की राय लें और अच्छे तरीके से कनाडा जाएं। अली भाई, एक बहुत ही हसास टॉपिक है। इस पे इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार की मूवी भी बनी है डंकी के नाम से। पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बहुत सी जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, वहां से लोग अमेरिका जाते थे डंकी रास्ते के जरिए। क्या ट्रम्प के आने के बाद डंकी बंद हो गई है और पाकिस्तानियों को अभी भी डंकी सोचना चाहिए कि नहीं? अच्छा, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ सर, जब कोई इंसिडेंट होता है ना अनफॉर्चुनेटली, उसके बाद हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आती है। जो पाकिस्तान के लास्ट 2 जो इंसिडेंट्स हुए जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इस दुनिया से चले गए। सर कुछ लोग तो मोर देन 2 मिलियन एजेंट को देके गए, मोर देन 2 मिलियन। तो मतलब आप देखें कि यहाँ पे माजरत के साथ जहालत का लफ्ज़ कहा जा सकता है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं। और आज के दौर में वही अगेन, आप टिकटॉक पे वो तो सारा या इधर उधर चीज़ें फेसबुक वगैरह पे देखते हैं, तो आप इस पर क्यों नहीं रिसर्च करते, किस बात का आप दे रहे हैं। दूसरा सर, एक बड़ा मजेदार स्कैम है जो इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से लोगों को ले जाया जाता है, उसको वही लोग जो लेके जाते किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद वो आपसे फिर तवान मांगते हैं जो आपके पिछले हैं उनसे। और अगेन चाचा ट्रम्प साहब के बाद तो आपके सामने ही है फिर कि जो हालात हैं, तो बिल्कुल उन्होंने बॉर्डर इस वक्त जो है सील कर दिया हुआ है। और अगर आप चले भी जाते हैं तो कोई फ्यूचर नहीं, आपके सामने ही है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, प्लीज़ आप ऐसा कोई काम मत करें जो कि आपकी ज़िंदगी, आपके पिछलों के लिए ज़्यादा वो मुश्किल होती है। जी, अली भाई ने हमें डंकी के हवाले से बड़ा क्लियर और बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। मेरी अगेन पाकिस्तानी यूथ और उनके वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के शॉर्टकट्स जिनमें आपके मुल्क की इज्जत और सबसे बढ़ के आपके बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगी हो, उसको बिल्कुल भी अडॉप्ट ना करें। आप देखें, पाकिस्तान के अंदर 1 से 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, इवन चंद हज़ार में भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं। हम कुछ प्रोग्राम्स लेके आएंगे जिसमें मैं ऑनलाइन बिजनेस वालों को बुलाऊंगा, वो आपको ऑनलाइन बैठ के गाइड करेंगे कि आप कैसे काम शुरू कर सकते हैं। आप चाहे अमेजोन पे कर लें, आप टिकटॉक पे कर लें, आप शॉपिफाई स्टोर बना लें, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख जो लगा के जान पे खेल के डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करें। इस तरह अगर हम करते रहेंगे तो पाकिस्तान तो तरक्की नहीं करेगा। हम अपना पैसा, अपनी यूथ दूसरों को दे रहे हैं और उनकी जान के बदले दे रहे हैं। तो खुदारा मेरी अगेन मैं हर प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर कहता हूँ कि डंकी वालों से फ़ौरन हराम करें। मैं तो उलमा को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डंकी को हराम करार दें, इसके ऊपर बाकायदा वो रिसर्च करके कोई फतवा जारी करें ताकि इस गन से इस कौम को, इसके नौजवानों को निकाला जा सके। अब मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए अली भाई से आखिरी सवाल पूछता हूँ कि अली भाई, पाकिस्तानी जो यूथ है, उसके अलावा जो पाकिस्तानी कौम है, जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, इनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जी आप अभी, क्योंकि जैसे एआई का दौर है, या आप कह लें कंप्यूटर, हर बंदे के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन इज़ ए स्मॉल कंप्यूटर, तो आप रिसर्च ज़रूर किया करें। जब तक आप रिसर्च नहीं ना करेंगे तब तक आपको ख़ुद कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो हर चीज़ तो अवेलेबल है, कम से कम नॉलेज ज़रूर पहले लें बेसिक, फिर आप किसी कंसल्टेंट को मिलें। तो ये मेरी पहली और आखिरी एडवाइस है इस मामले में कि ख़ुद आपके पास नॉलेज होगा, आपको पता होगा, तो आपको ईजीली आइडिया हो जाएगा कि कौन आपको क्या गाइड कर रहा है।